आखिर म्यूजिक सुनना हमें इतना पसंद क्यों है? तो चलिए समझते हैं हमारे दुख और दर्द के साथ ही म्यूजिक की दास्तां। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी हम दो क्लिप्स प्ले करेंगे। आपको बताना है कि आपको क्लिप वन में क्या महसूस हुआ और क्लिप टू में क्या महसूस हुआ। क्लिप वन में शार्क्स बहुत प्यारे लग रहे होंगे, राइट? लेकिन क्लिप टू में आपने शार्क्स का खौफ महसूस किया होगा। ये सफर बहुत मजेदार रहने वाला है, सो लेट्स डाइव इनटू द सी ऑफ म्यूजिक। अर्ली ह्यूमन से लेकर आज के मॉडर्न ह्यूमन तक एक चीज कॉमन रहा है, वो है म्यूजिक। म्यूजिक के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि खाना पीना, अपनी जनरेशन को आगे लेना वगैरह वगैरह। ये सब तो समझ में आता है, लेकिन म्यूजिक इन सब के बीच में क्यों है? स्टीफन जे मिथॉन अपने किताब सिंगिंग नियंडरथॉल्स में कहते हैं कि भाषा एक काफी मुश्किल जरिया है अपने इमोशंस को दिखाने के लिए, इसलिए लोग अपने भावनाओं को म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। एक म्यूजिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका रिदम। आइए समझते हैं उसको एक एग्जाम्पल से। आपने देखा होगा कि माँ अपने बच्चे को शांत कराने के लिए लोरी सुनाती है। यहाँ पे बच्चा म्यूजिक पे रिएक्ट करना एक एग्जाम्पल है बैल्विन इफेक्ट का, जिसमें हमारा डीएनए सीख चुका है म्यूजिक को कैसे रिएक्ट करना होता है। और ये सब इंसानों तक सीमित नहीं है, जानवरों में भी ये सेम बिहेवियर पाया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Is like any other. Think again. Meet Snowball, who became an internet sensation in 2007, thanks to his head-bopping and toe-tapping performance. इस वीडियो में एक कॉकटू जो कि म्यूजिक के रिदम के साथ डांस कर रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि जानवर हो या फिर एक छोटा सा बच्चा, वो सिर्फ म्यूजिक के रिदम पर रिएक्ट करता है। लेकिन हम इंसानों ने अपनी क्रिएटिविटी के जरिए इसको एक अलग ही दिशा दे दी। जैसे म्यूजिक में रिदम के साथ आ गया सुर, ताल, राग और उसका लिरिक्स, और ये सब चीजें हम इंसानों के लिए बहुत मायने रखती है। अगर मैं अभी कह दूं कि मैं यहाँ पे अभी देश का नेशनल सॉन्ग प्ले करूंगा, तो हम सब में एक अलग ही जोश जाग उठती है। लेकिन यहीं पे अभी आशिकी 2 का गाना चला दूं तो हमें एक अलग ही इमोशन आती है। तो इसी से हमें ये समझ में आता है कि म्यूजिक हम इंसानों को एकजुट करने में एक काफी अहम भूमिका निभाती है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 7 महीनों के लिए, जिसमें 3 ग्रुप्स बनाए गए थे। पहला ग्रुप सिंगिंग सीख रहा था, दूसरा आर्ट एंड क्राफ्ट और तीसरा राइटिंग। इसमें पाया गया कि सिंगिंग सीख रहे वाले ग्रुप में बॉन्डिंग ज्यादा जल्दी हो रही थी दूसरे ग्रुप्स के कंपैरिजन में। एक्सपेरिमेंट के खत्म होते होते बाकी ग्रुप्स में भी अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगता है कि म्यूजिक एक शार्प और सडन जंप देता है बॉन्डिंग में। इसको रिसर्चर्स आइस ब्रेकर इफेक्ट करके बुलाते हैं, जो बताती है कि म्यूजिक ह्यूमन कल्चर के साथ ही विकसित हुआ। अब थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे इसका न्यूरोसाइंस। ओरिजिन एंशिएंट वैदिक टाइम से ही ट्रेस किया जा सकता है, जहां इसको रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंट्रिकेटली वुवन किया गया है।
यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में म्यूजिक को एक काफी अहम भूमिका दी गई है। सामवेद और नृत्यशास्त्र ऐसे दो जरिए हैं जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया है। इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक के ट्रेडिशन में दो पहलू हैं। पहला हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरा कर्नाटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक मोस्टली नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है और कर्नाटिक साउथ में। हिस्ट्री काफी ज्यादा डाइवर्स टॉपिक है, इसलिए हम इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द न्यूरोसाइंस ऑफ म्यूजिक। आपको पता है म्यूजिक सीखना आपके दिमाग के लिए एक फुल बॉडी वर्कआउट के समान है, लेकिन कैसे? आइए समझते हैं इसका न्यूरोसाइंस। संतियागो रमोनी कार्र 1904 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि म्यूजिक सीखना आपके दिमाग को बदल सकता है। आइए समझते हैं इस पूरी चीज को एक डायग्राम के साथ। ये जो ग्रीन कलर के बॉक्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं नियर ट्रांसफर स्किल और रेड कलर के बॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं फार ट्रांसफर स्किल को। नियर ट्रांसफर स्किल्स यानी वो स्किल जो डायरेक्टली म्यूजिक लर्निंग से आता है, क्योंकि ये इन्वॉल्व है कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी से जो म्यूजिक ट्रेनिंग के दौरान काम आती है, जैसे कि लिसनिंग स्किल, फाइन मोटर स्किल, पैटर्न रिकग्निशन। मान लीजिए आप गिटार सीख रहे हैं। गिटार सीखते वक्त आप इसके स्ट्रिंग को एक स्पेसिफिक पैटर्न में बजाते हैं जिसमें आपका मोटर स्किल काम आता है, यानी आपके फिंगर्स का मूवमेंट हो गया, और इसको एक रिदम में बजाने से आपका पैटर्न रिकग्निशन एबिलिटी डेवलप होता है। फिर आता है फार ट्रांसफर स्किल, यानी वो स्किल्स जो आपको दूसरे कामों में मदद करती है, जैसे लैंग्वेज स्किल्स। उदाहरण के तौर पर जो बच्चे म्यूजिक सीखते हैं उनका सेकंड लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेसी बेटर होता है दूसरे लोगों से। ये आपके सोशल स्किल्स, क्रिएटिविटी, जनरल आईक्यू को भी डेवलप करती है। और ये जो बीच वाला सेक्शन है इसमें दिखता है वो फैक्टर्स जो ब्रेन के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, जैसे कि वो किस उम्र से म्यूजिक सीख रहा है, कितने इंटेंसिटी से ट्रेनिंग किया है और कितने सालों से म्यूजिक सीख रहा है। म्यूजिक का ब्रेन पर असर जानने के लिए रिसर्चर्स एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसे एफएमआरआई कहा जाता है। रिसर्चर्स का यह कहना है कि म्यूजिक सीखना ब्रेन के लिए एक फुल बॉडी वर्कआउट के समान है, क्योंकि म्यूजिक ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट हिस्सों को एंगेज करती है, जो है मोटर कॉर्टेक्स जो आपके हाथ और दूसरे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, दूसरा विजुअल कॉर्टेक्स जो रीडिंग और म्यूजिकल नोट्स को इंटरप्रेट करने में मदद करती है, और तीसरा आता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो सुनने में मदद करती है। ब्रेन में एक पार्ट होता है कॉर्पस कलोसम करके, जो ब्रेन के लेफ्ट और राइट पार्ट को जोड़ती है। ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एनालिटिकल फंक्शंस जैसे काम होते हैं, और राइट पार्ट में इमोशनल प्रोसेसिंग, क्रिएटिविटी जैसे काम होते हैं। कॉर्पस कैलोसम में एक्टिविटी बढ़ने से ब्रेन को चीजें याद रखने में और सीखने में आसानी होती है। म्यूजिक के इतिहास और न्यूरोसाइंस के बारे में हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेन वीडियो जल्द ही लाएंगे। टिल देन आप बताइए आपके थॉट्स कमेंट में, और मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।